नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी का केमिस्ट्री की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत। एनसीईआरटी मासा 3.0 चल रहा है हमारा और इसमें हमने जो है ऑलमोस्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीशन की तरफ ही अब हमारा बढ़ रहा है, जिसमें अलग अलग टाइप की जो हीट है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, वो सब हमने देखी थी। और आज भी कुछ रिमेनिंग एंथैल्पीज के बारे में बात करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो जेईई मेंस में आए, और कल हम इस थ्योरी पोर्शन को क्या है कंप्लीट कर देंगे। आज इसमें हम एंट्रोपी भी स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे, जिसको कल कंप्लीट करते हुए स्पॉन्टेनिटी पर आ जाएंगे। वो बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो सारी चीज़ें ना वो बहुत खास रहेंगी आपके एग्ज़ाम के हिसाब से देखा जाए। ये दोनों तीनों चीज़ें जो है ना वो खास रहेंगी। अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ छुटपुट आपके एनर्जीज हैं, ये बेसिकली उतनी पॉपुलर नहीं है, उतनी फेमस नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आता है प्रश्न, मतलब छोड़ सकते वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में है तो कैसे छोड़े। और आज खास बात है, 50वां सेशन भी है आज हमारे इस एनसीईआरटी महासाद 3.0 का, है ना। 50वां सेशन आज हम आपके सामने यहाँ लेकर हाजिर हुए हैं। मतलब आज 50वां दिन है और इस दौरान हमने आपको कई चैप्टर इसमें करा दिए हैं। इन 50 दिनों के सेशन में मुझे लगता है कि लगभग 6-7 चैप्टर हमने कंप्लीट करवा दिए हैं आपके। संख्या मुझे ध्यान नहीं है, तो देखिएगा उसमें से लगभग मुझे लगता है कि 6 से 7 तो हम जरूर जो है करा चुके हैं। सो बहुत बहुत स्वागत दिल्ली एम्स, पुनीत, शिम्पी, सभी बच्चों का। जुड़ जाइए फटाफट से, आज वैसे भी खास है। 50 मार दी आज हमने, हैं 50 मार दी है। बच्चों की संख्या में तो नहीं मार पाए, लेकिन चलो एपिसोड में तो हमने मारी थी 50 है। अपनी तरफ से तो प्रयास पूरे कर रहे हैं कम से कम। तो जुड़ जाइए फटाफट से। थर्मोडायनेमिक्स का आज लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए कौन सी एनर्जी या हीट रिमेनिंग है जिसके बारे में हमको जानना चाहिए। तो एक इसमें दी हुई है हीट ऑफ एटोमाइजेशन, हीट ऑफ एटोमाइजेशन, है ना, एटोमाइजेशन। प्रश्न भी आता है इस पर, किताब में भी है। इसको हम कणन की एंथैल्पी बोलते हैं। यू कैन कॉल इट एज कणन की एंथैल्पी, है ना। इसको क्या नाम दिया जा सकता है? कणन की एंथैल्पी इसे कहा जा सकता है ना। इसको डेल्टा एच एटम ऐसा लिखते हैं, है ना। एटोमाइजेशन में शॉर्ट में डेल्टा एच एटम ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। यस, हाँ, बहुत बहुत स्वागत सभी बच्चों का। सो कणन की एंथैल्पी होती क्या है, थोड़ा सा कभी कभी इसमें भी कंफ्यूजन रहता है ना। क्या कंफ्यूजन रहता है वो मैं बताता हूं। कई बार इसमें कंफ्यूजन की स्थिति बनती है हीट ऑफ एटोमाइजेशन में। देखो क्या होता है, एक मोल पदार्थ, यौगिक हो, तत्व हो, पदार्थ तो फिर किसी भी रूप में रह सकता है। एक मोल पदार्थ को गैसीय परमाणु अवस्था, मतलब परमाणु अवस्था में, गैसीय परमाणु अवस्था में सारे बदल जाएं उसमें। तो एक मोल पदार्थ को गैसीय परमाणु अवस्था में, गैसीय परमाणु अवस्था में परिवर्तित यानी चेंज करने हेतु आवश्यक ऊष्मा, करने हेतु आवश्यक ऊष्मा, ये हमारे क्या कहलाती है? डेल्टा एच एटोमाइजेशन। यस, गुड इवनिंग श्रवण सनी। इसी को हम क्या कहते हैं? डेल्टा एच एटोमाइजेशन करते हैं। तो एक मोल पदार्थ को गैसीय परमाणु अवस्था में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक ऊष्मा। अब क्या होती है भाई, ये अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग तरीके से डिफाइन होती है, और यही कारण है कि ये थोड़ा सा कंफ्यूज जो कर रहा है ना ये मैटर, वो इसी वजह से कर रहा है, क्योंकि ये यौगिक के लिए भी डिफाइन है, ये तत्वों के लिए भी डिफाइन है, मतलब ये एटम स्टेट में भी डिफाइन हो जाती है, मॉलिक्यूल स्टेट में भी डिफाइन हो जाती है। यही कारण है कि हल्का सा ये जो है ना वो कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर सकता है। कैसे? देखो एग्जाम्पल देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। अब जैसे ये है, इसका सवाल भी देखेंगे हम, ये है तुम्हारा, ठीक है। अब बेसिकली आप देख रहे हो कि सॉलिड है, Na सॉलिड के लिए हीट ऑफ एटोमाइजेशन इज एक्चुअली द हीट ऑफ सब्लिमेशन। Na सॉलिड की जो हीट ऑफ एटोमाइजेशन है वो उसकी ऊर्ध्वपातन ऊष्मा है। भाई मैं लिख सकता हूं ना यहाँ पे, क्योंकि सॉलिड से गैस बन रहा है तो क्या ऊर्ध्वपातन ही तो हो रहा है ना। यस, गुड इवनिंग लक्ष्मण। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि डेल्टा एच एटोमाइजेशन बोले तो कणन इज एक्चुअली डेल्टा एच ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है सब्लिमेशन, इसे कहते हैं शॉर्ट में SUB लिख देता हूं, इसे ATM लिख देता हूं।
तो यहां पर यह देखने में आ रहा है कि सोडियम जैसे दैट एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट, उसकी जो ऊर्ध्वपातन ऊष्मा है वही कणन की एंथैल्पी। मतलब यह है कि एटोमाइजेशन जो होती है ना वो अकॉर्डिंग टू सब्सटेंस अलग अलग तरह से डिफाइन होती है, वह अलग अलग तरीके से डिफाइन होती है। और यही कारण है कि इसके अंदर हल्का सा हमें कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है कि भाई एक्चुअली में एटोमाइजेशन जो है वो किसको बोलते हैं, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से क्या हो रही है, डिफाइन हो रही है। जैसे कि अब मैं H2 की बात करता हूं, हाइड्रोजन गैस रूप में रहता है, पहले से ही अपन को पता है, और इससे हमें क्या बनाना है, 2H गैस फॉर्म बनाना है। तो यहां पर इसकी जो H2 के लिए जो डेल्टा H कणन डिफाइन होगी, ध्यान रखना H2 के लिए है ना, ये जो होगी वो बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH होगी, क्योंकि आपको यहां नहीं देखना है कि कितने एटम बन रहे हैं, आपको यहां देखना है कि इस वाले को पूरी तरह से गैसियस में बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसको आपको गैसियस में पूर्णतः बदलना है, आपको केवल यह देखना है कि इसको आप किस में बदलेंगे, गैसियस स्टेट में बदलेंगे। इससे इधर वाले को आपको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है, केवल आपको यह देखना है। समझ रहे होंगे बात मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूं। फिर इसके बाद बात आती है CH4 की। CH4 ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट ओनली, वो पहले से गैसियस स्टेट में ही रहता है। तो इसको यहां बदलोगे तो यहां से आपको पता है कि इसमें C गैस प्लस 4H किस में बदलना पड़ेगा, अपन को गैस में इसको बदलना पड़ेगा। यहां CH4 ही हो गया। ये CH4 के लिए बात हो रही है, CH4 जो कि पहले से किस में रूप रहता है, गैस रूप में रहता है। तो ये इसकी हीट ऑफ एटोमाइजेशन डिफाइन होगी, है ना, ये इसकी क्या होगी, हीट ऑफ एटोमाइजेशन। इसमें जो एनर्जी लगेगी इसको कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दे सकते, इसे हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ CH4 कहा जा रहा है, जिसके अंदर CH4 में उपस्थित सभी परमाणुओं को गैसीय अवस्था के अंदर क्या किया गया है, बदला गया है। तो यहां पर क्या आप हीट ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब समझे हैं? सबसे पहली चीज जो है आवश्यक है, जो कि वो यही है कि हीट ऑफ एटोमाइजेशन होता क्या है, यानी कि कणन की एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि आपको कौन सी अवस्था में बदलना है, गैसीय अवस्था के अंदर बदल देना है। गैसीय अवस्था के अंदर उसे क्या कर देना है, बदल देना है। क्या ये क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसके अंदर? इधर कोई भी हो, इधर कुछ भी हो, उसको गैसीय अवस्था के अंदर बदलना है, कितने भी परमाणु बनते हो, तब हम उसे क्या कहेंगे, हीट ऑफ एटोमाइजेशन कहेंगे। उस स्थिति को हम जो है वह क्या कहेंगे, कणन की एंथैल्पी बोलेंगे। सर कणन की एंथैल्पी पे प्रश्न कुछ आए हैं क्या? यस, हम बोल सकते हैं ऐसे कि कणन की एंथैल्पी पर हमें कुछ प्रश्न देखने को मिलते हैं, और वो क्या है, देखो यहां पर ये प्रश्न देखो, ठीक है ना। यस, जैसे कि ये प्रश्न यहां नजर आ रहा है आपको, दिस इज द क्वेश्चन दैट इज ऑल वी आर डीलिंग विथ। ये प्रश्न आपको यहां नजर आ रहा होगा, ये क्वेश्चन आपको यहां नजर आ रहा होगा कि डेल्टा H एटोमाइजेशन इज x किलो जूल प्रति मोल एंड बॉन्ड एंथैल्पी फॉर Br2 इज y किलो जूल पर। क्या करेक्ट रिलेशनशिप है, आप बता सकते हैं इस प्रश्न को? जो मैंने बताया यह उसी पर आधारित मामला है। अच्छा प्रश्न है, देखिएगा। Br2 लिक्विड की डेल्टा H एटोमाइजेशन दे रखी है x। अब उसका मतलब मैंने बताया, डेल्टा H कणन फॉर द ब्रोमीन लिक्विड जो है वो गिवन है क्या, x किलो जूल प्रति मोल। एंड बॉन्ड एंथैल्पी फॉर Br2, बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड एनर्जी Br2 की, वो ऑब्वियस सी बात है गैसीय स्टेट में डिफाइन होती है। बॉन्ड एनर्जी, ये मैंने आपको बताया ही है कि बॉन्ड एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो गैसीय स्टेट में ही लागू होता है भाई, वो गैसीय स्टेट में ही लागू होता है। ये कितना दे रखा है यहां पर, y किलो जूल दे रखा है। आपको अंतर स्पष्ट करना है दोनों के बीच में। यस, हाँ, दो हाइड्रोजन बना है, बट हीट ऑफ एटोमाइजेशन आप उसी को डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि आपको इधर वाले को देखना है। आपको ये नहीं देखना है कि सामने कितने एटम्स बन जाएंगे, इसमें आपको ये चीज देखने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे तो यहां पर भी कितने एटम बन रहे हैं, 5, कोई एक एटम तो बात, क्योंकि हम हीट ऑफ एटोमाइजेशन इसकी डिफाइन कर रहे हैं, इसकी डिफाइन कर रहे हैं, इनकी डिफाइन नहीं कर रहे हैं।
भले ही यहां हाइड्रोजन से आपको 2H गैस एटम बन रहे होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है कि बन रहे हैं, लेकिन यहां पर फिलहाल आप देखिए तो हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ H2 डिफाइन कर रहे हैं हम। H2 के लिए यही हीट ऑफ एटोमाइजेशन है। H2 के लिए हीट ऑफ एटोमाइजेशन हम इसे ही कहेंगे भाई। जैसे CH4 है, CH4 के लिए हीट ऑफ एटोमाइजेशन यही चीज कहलाएगी, क्योंकि यहां पर वैसे तो 5 एटम मिल रहे हैं, तो उसके लिए डिफाइन है ना हीट ऑफ एटोमाइजेशन। उसका मतलब है इसमें जितने भी एटम है उन सबको गैसीय स्टेट में बदल देना, दैट्स ऑल। क्या ये बात समझे आप जो मैंने यहां बताना चाहिए है? ओके, अब इसका क्या जवाब होगा भाई साहब? कुछ लोग जवाब दे रहे हैं। इसका क्या जवाब होगा कि यहां पर क्या रिलेशन इन दोनों के बीच में आपको नजर आता है कि सही होना चाहिए? व्हाट रिलेशन शुड बी द करेंट हियर? तो देखो भाई, हीट ऑफ एटोमाइजेशन का क्या मतलब होगा यहां पर ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो यहां ब्रोमीन, अभी फिजिक्स की क्लास ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही है बेटा, है ना। Br2 लिक्विड से Br2 गैस बनाएंगे। बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है और ये तोड़ोगे। अब मुझे बताओ कि ब्रोमीन लिक्विड के लिए ये जो पूरा है, इसको ही तो मैं कहूंगा हीट ऑफ एटोमाइजेशन। कहूंगा कि नहीं कहूंगा? और इसको मैं कहूंगा क्या? बॉन्ड एंथैल्पी। और इसको मैं कहूंगा डेल्टा H वेपोराइजेशन। ठीक है ना? पता करना पड़ेगा बेटा, मेरे को आइडिया नहीं है अभी। तो मैं ये कह सकता हूं कि डेल्टा H एटोमाइजेशन, डेल्टा H एटोमाइजेशन बराबर डेल्टा H वेपोराइजेशन प्लस बॉन्ड एंथैल्पी। कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? अच्छा सवाल है नहीं है कि डेल्टा H एटोमाइजेशन इज एक्चुअली इक्वल टू डेल्टा H वेपोराइजेशन प्लस बॉन्ड एंथैल्पी। यानी ये तय बात है कि यहां एटोमाइजेशन की जो वैल्यू है वह बॉन्ड एंथैल्पी से तो बड़ी आएगी, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ राशि जुड़ रही है। यानी मैं कह सकता हूं कि यस, ए इज द करेक्ट आंसर, एक्स शुड बी ग्रेटर देन वाई। और ये बहुत ही अच्छा सवाल है, मेरी समझ से ये एटोमाइजेशन पर बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया है, बहुत बढ़िया तरीके से चीजों को यूज में लिया गया है। इस प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप रख लो, बहुत कॉन्सेप्चुअल और अच्छा सवाल मुझे ये लगा है कि डेल्टा H कर्णन आपको दे रखा है, डेल्टा H आपको बॉन्ड एंथैल्पी भी दे रखी है और रिलेशनशिप पूछा हुआ है। तो यहां लिक्विड से गैस बनाएंगे तो पहले उसे वेपोराइजेशन कहेंगे, फिर गैस वाले से ब्रेक कर देंगे तो यहां Br एटम मिलेंगे, इसे बॉन्ड एंथैल्पी कहेंगे। इन दोनों को योग करेंगे तो डेल्टा H एटोमाइजेशन यहां बनने वाला है। ठीक है, क्लियर है? समझ गए हो कि डेल्टा H एटोमाइजेशन। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इधर रिपीट कर दे रहा हूं, देख लो इसको, थोड़ा अच्छे से देख लो। देखना भाई प्रश्नों को। ब्रोमीन लिक्विड था, उससे ब्रोमीन गैस बनाया, तभी तो उसको ब्रेक करके 2Br गैस बनाओगे। अब ये जो इक्वेशन है, ये यहां से लेकर और यहां तक, यही तो है डेल्टा H एटोमाइजेशन ऑफ ब्रोमीन लिक्विड, है कि नहीं है? इसको क्या कहूंगा? डेल्टा H वेपोराइजेशन कहूंगा। ये क्या कहलाएगी? बॉन्ड एंथैल्पी कहलाएगी। अब हमने हेस नियम पढ़ा था, वो कहता है कि दिस डेल्टा H एटोमाइजेशन इज एक्चुअली द सम ऑफ द डेल्टा H वेपोराइजेशन प्लस बॉन्ड एंथैल्पी। ये इसके योग के बराबर होगा। अब मेरे से पूछा है कि इसमें से और इसमें से कौन बड़ा है? ये x है, ये y है। तो भाई साहब y में कुछ ऐड कर रहे हैं तो x आ रहा है, y में कुछ ऐड कर रहे हैं तो x आ रहा है, तो स्पष्ट रूप से x इज ग्रेटर देन y नहीं हुआ क्या? ठीक है ना? सीधी सी बात है। बॉन्ड एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट डिफाइन ही कौन सी स्टेट में होता है? गैसियस स्टेट में। यस मनोज, गुड इवनिंग। बॉन्ड एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट जो होता है वह आपका, हाँ भाई 50वां सेशन है आज, तो सभी को जुड़ना चाहिए।
फिर आप बोल रहे हैं कि फिजिक्स की क्लास, तो अब आप देखो इस संख्या के साथ में कैसे हम लड़े आगे कि साहब क्लास लगाइए। मेरी चल रही वही बहुत बड़ी मुश्किल से मतलब चला रहा हूं मैं, दूसरों के लिए तो मैं और क्या ही बोलूं, बताओ कुछ बोल सकता हूं? मेरी खुद की बची हुई अभी तक वही बड़ी बात मान लो तुम, वही किसी दिन बंद हो जाएगा पता नहीं। देखिए तो ब्रोमीन लिक्विड से ब्रोमीन गैस बन रहे हैं, ब्रोमीन गैस से 2Br गैस बन रही है, और ये जो है वो डेल्टा एच एटोमाइजेशन है। तो डेल्टा एच एटोमाइजेशन इन दोनों के योग के क्या होगी? बराबर होगी, इन दोनों के योग के बराबर होगी। ठीक है जी, सवाल बढ़िया है, इसीलिए हमने इसका चयन भी किया है। अब देखो डेल्टा एच सब्लिमेशन से जुड़ा हुआ बहुत ही आसान सा प्रश्न ये आया हुआ है। तो मैं वैसे डेल्टा एच सब्लिमेशन आपकी किताब में अलग से डिफाइन है, पर मेरे को कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही कि मैं उसको अलग से कराऊं, क्योंकि ये इस प्रश्न से ही आपका कॉन्सेप्ट, ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है, पर ये इतना सरल है और इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो भी इतना इजी है कि मेरे को लगता नहीं है कि और अलग से जो है मैं उसके बारे में कोई चर्चा करूंगा। तो देखो फ्यूजन मतलब क्या होता है? गलन। वेपोराइजेशन मतलब होता है वाष्पन। मेरे से पूछ लिया ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा कितनी होगी, तो भाई ये तो समझते हो ना कि सॉलिड से, जब हम सॉलिड से हम लिक्विड बनाते हैं और लिक्विड से गैस बनाते हैं, तो यहां पर इसे मैं क्या कहूंगा? इसे मैं कहूंगा फ्यूजन मतलब गलन। इसे मैं क्या कहूंगा? वेपोराइजेशन यानी वाष्पन। और इसे मैं क्या कहूंगा? डेल्टा एच सब्लिमेशन। तो यहां फिर से आप हेस लॉ का इस्तेमाल इसको मान सकते हैं। ठीक है ना भाई, मैं तो नहीं जानता पुनीत ऐसा करना, पर यह संख्या देख करके मुझे भी फिर आगे जवाब देना भारी पड़ जाता, आपको पता ही नहीं है इस चीज का। कोई चार्ज तो हम ले नहीं रहे, इंस्टीट्यूट को कोई फायदा इससे वैसे भी नहीं हो रहा, फिर उसमें संख्या भी नहीं आती है, तो फिर क्या करें बताओ? कोई रास्ता है क्या? वो तो आप मान के चलो कि कैसे कैसे मेंटेन कर रखा है, और ये भला मानो आप चैनल वालों को कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास चला पा रहे हैं लगातार। देखिए ये डेल्टा एच क्या है? सब्लिमेशन है, और ये बराबर डेल्टा एच फ्यूजन है, और प्लस डेल्टा एच ये क्या है? वेपोराइजेशन है। ये तीनों के योग के बराबर होगा कि नहीं होगा? कॉमन सेंस है, ये ऊष्मा इन दोनों के योग के तो बराबर होगी ना, ये ऊष्मा इन दोनों के योग के बराबर होगी। इसके अंदर गल भी रहा है, और जब लिक्विड बना है तो उससे वाष्पन भी हो रहा है, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न हो जाता है। डेल्टा एच सब्लिमेशन मेरे से पूछा हुआ है, ये बिल्कुल सेम उसी प्रीवियस कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। डेल्टा सब्लिमेशन, डेल्टा फ्यूजन कितना है? ये आपका 2.8 है, और वेपोराइजेशन कितना है? 98.2 है। तो सब्लिमेशन क्या करोगे? जोड़ दोगे, और क्या करोगे? जोड़ोगे ही ना प्रभु। दिस इज 2.8, तो 1, दिस इज 100, 0 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 10, 101 किलो जूल आ रहा है। देखो बिल्कुल आसान प्रश्न है। एकदम आसान प्रश्न है कि नहीं है? दैट हाउ वी कैन फाइंड आउट द डेल्टा एच सब्लिमेशन। अब बताओ इसके लिए कोई, हालांकि किताब में तुम्हारे ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा ऐसे डिफाइन कर रखा है। ऊर्ध्वपातन भाई मैं क्लियरली लिख देता हूं, ये कौन सी ऊष्मा है? ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा है, ऊर्ध्वपातन ऊष्मा है। ये कौन सी ऊष्मा है? गलन, फ्यूजन, गलन की ऊष्मा है, गलन की ऊष्मा है ये। और ये कौन सी है? ये वाष्पन की ऊष्मा है। दिस इज कॉल्ड एज वाष्पन की ऊष्मा। इसे हम कौन सी ऊष्मा कहेंगे? वाष्पन की ऊष्मा कहेंगे। ठीक है, कोई डाउट है क्या इसमें? कहीं कोई शक है इस प्रश्न में? देख लो फटाफट, इस प्रश्न में कहीं कोई डाउट है क्या? इज दैट ओके? इस प्रश्न में किसी भी प्यारे दुलारे बच्चे को कहीं कोई डाउट आ गया हो तो हमें बता दीजिए, हम जरूर आपकी मदद करेंगे। मेरे ख्याल से तो कोई डाउट हुआ नहीं इसके अंदर। ठीक है, चलो क्लियर। चलिए साहब, तो प्रश्न बढ़िया है ना ये भी।
अब अलग से उस डेल्टा एच फ्यूजन को सब्लिमेशन को समझाने की कोई जरूरत रहती नहीं है, ये खुद ही अंडरस्टूड हो जाता है, समझ में आ जाता है कि क्या होता है इसका मान। अब चलो अगले प्रकार की एनर्जी की तरफ कदम बढ़ाए जाएं, और एक प्रश्न और है एटोमाइजेशन का, उसको और देख लेते हैं। ये भी अच्छा, थोड़ा ये इसका लेवल बढ़िया है, इसको आप इतना सरलता से नहीं कर पाएंगे। डेल्टा एच एटोमाइजेशन देखो ना, प्रश्न को देखना भैया हो। डेल्टा एच एटोमाइजेशन आपको दे रखा है CH4 का 360, डेल्टा एच एटोमाइजेशन आपको दे रखा है C2H6 का 620। आपसे प्रश्न किया गया कि द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइट केपेबल ऑफ ब्रेकिंग CC बॉन्ड, कार्बन कार्बन बंध को ब्रेक करने के लिए कितनी तरंग दैर्घ्य की आवश्यकता होगी। तो भाई इसमें इतना तो हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हमें एनर्जी और उसके बाद Hc/λ लगाना पड़ेगा। एनर्जी लगाओगे, सब प्रति मोल चल रहा है, प्रति मोल, ये भी क्या चल रहा है, प्रति मोल। 1 cc बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ 1 cc बॉन्ड। प्रश्न देखना आप, ये CH4 का प्रति मोल दे रखा है, C2H6 का प्रति मोल दे रखा है। अब इससे कैसे निकालोगे साहब, हाउ यू कैन फाइंड आउट। देखो सीधी सी बात है, CH4 के लिए डेल्टा एच एटोमाइजेशन है, मतलब 4 बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि तुमको CH की बॉन्ड एनर्जी मिल गई कि नहीं मिल गई, बिल्कुल। CH बॉन्ड एनर्जी यहां से आपको मिल जाएगी, CH बॉन्ड एनर्जी यहां से आपको मिल जाएगी। 360 डिवाइड बाई 4 कर दीजिए, 90 आ जाएगा। ये आपका CH बॉन्ड एनर्जी किससे आया, एटोमाइजेशन ऑफ CH4 से, क्योंकि एटोमाइजेशन जब CH4 का करोगे वो तो पहले से गैस स्टेट में होता है, तो 4 बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे ना, तो बॉन्ड एनर्जी आ गई 90 किलो जूल आ गई, ठीक बात है। अब C2H6 की बात करूं, C2H6 की बात करूं, C2H6 की बात करूं, तो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं कि इसकी जो डेल्टा एच एटोमाइजेशन है वो बराबर होगी कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी के प्लस 6 CH बॉन्ड एनर्जी के, क्योंकि मुझे इसे गैसीय स्टेट में बदलना है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को भी ब्रेक करना पड़ेगा। ये किसके लिए बात हो रही है, C2H6 के लिए। अब आप देखो ये कितनी दे रखी है तुम्हारे को, 620 तो ये दे रखी है। यहां से यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी तो वही रहेगी जो उधर है। तो फ्रॉम हियर यू कैन गेट द कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी, जो कि कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 80 किलो जूल प्रति मोल। ध्यान रखना प्रति मोल। तो एक कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी कितनी आ गई, 80/Na किलो जूल प्रति बॉन्ड, है ना, प्रति बंध। ये तो एक मोल के लिए डिफाइन हुई है, एक बंध के लिए कितनी होगी, बटा Na कर देंगे। अब आपको पता है कि डेल्टा E बराबर क्या होता है, Hc/λ। वो हम यहां लगाएंगे, H का मान हम जानते हैं प्लैंक स्थिरांक है, C जो है लाइट वेलोसिटी है, यहां से तरंग दैर्घ्य निकल के आएगी। थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है, यस बिल्कुल, Hc/λ से इसे हम ज्ञात करेंगे। हल्का सा टेढ़ा मान सकते हो, हल्का और फुल्का सा टेढ़ा मान सकते हो, बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते कि ऐसा बहुत जबरदस्त वाला कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, बट यस इट्स अ बेसिकली लिटिल बिट टफ क्वेश्चन, थोड़ा सा कठिन मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, इज दैट ओके? अच्छा प्रश्न है। तो एटोमाइजेशन को किस हद तक हमने पहुंचा दिया, आप देखिए। एटोमाइजेशन का कनेक्शन हमने सब्लिमेशन से कर डाला, एटोमाइजेशन का कनेक्शन बॉन्ड एनर्जी से कर डाला है, एटोमाइजेशन का कनेक्शन हमने वेवलेंथ से भी कर डाला है। तो इससे बढ़िया क्या ही क्वेश्चन होंगे बताओ, और क्या जान लोगे बच्चे की। ठीक है साहब, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रकार की ऊर्जा की ओर। लेट्स मूव टुवर्ड्स लैटिस एंथैल्पी। लैटिस ऊर्जा, जालक ऊर्जा, है ना, ये जो है ना तुम्हारे कहां और दिखाई देती है, केमिकल बॉन्डिंग में। जालक ऊर्जा इसको कह सकते हो,
लेटिस एंथैल्पी, जालक एंथैल्पी इसको कह सकते हो। LE से शॉर्ट के अंदर इसको हम जो है वह एक्सप्रेस कर सकते हैं। गुड इवनिंग आमिर। लेटिस एंथैल्पी क्या होती है और कैसे निकाली जाती है? मैंने अभी शायद इस पर कोई सवाल भी कराया था। बॉर्न-हेबर साइकिल, यदि आपको याद आता हो, विद द हेल्प ऑफ बॉर्न-हेबर साइकिल वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ लेटिस एंथैल्पी। उस पर भी जेईई मेंस में कई बार सवाल आए हुए हैं, ठीक है, और इसकी चर्चा हमको यहां करनी चाहिए क्योंकि ये दे रखा है थर्मोकेमिस्ट्री में, ठीक है ना? यस, हाँ बिल्कुल 80/Na ही रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये सारा एक मोल के लिए निकल रहा है और हमको बॉन्ड के एक बॉन्ड की ब्रेक करने के लिए निकालनी पड़ेगी ना लैम्डा। पूरे मोल के बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना है आपको, केवल और केवल एक बॉन्ड के लिए पूछी हुई है, इसलिए बाई Na करना पड़ेगा। अब देखो लेटिस एंथैल्पी होता क्या है, तो यहां पर इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। देखो ये लेटिस एंथैल्पी होता है, समझना इसको, है ना, ये गैसियस, ये भी है तो आयनिक यौगिकों के लिए डिफाइन है, इतना तो पता ही होगा। तो ये एक मोल क्या बनता है, AB बनाता है। तो इसमें निकली ऊष्मा, निकली ऊष्मा जो होती है वही लेटिस एंथैल्पी U, इसको हम U से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो ये तरीका होता है इसको दिखाने का, या फिर मेरे भाई ये भी तरीका हो सकता है, ये भी लेटिस एंथैल्पी है, ये भी लेटिस एंथैल्पी ही है। अरे उल्टा पुल्टा एक समान। यहां पर जो है वो आवश्यक ऊष्मा कहलाएगा। यहां जो आवश्यक ऊष्मा है, ऑब्वियस सी बात है, ब्रेक कर रहे हो तो ऊष्मा आवश्यक होगी, ये लेटिस एंथैल्पी है, ठीक है ना? हाँ बता देंगे पीछे। इसको बैलेंस कर दो, CX + HY X + YY for O2 से। ऐसे प्रश्न मैंने करा रखे हैं, थोड़ा पीछे मोल कॉन्सेप्ट को देखेंगे ना तो आपको स्वतः ही आ जाएगा ये प्रश्न। भाई देखो ये निकली ऊष्मा हो गई, ये निकली ऊष्मा और ये आवश्यक ऊष्मा, दोनों ही ऊष्मा के रूप में इसको देखो। कोई भी ऊष्मा को यहां हम दोनों ही सेंस में डिफाइन कर सकते हैं ना। जब आयन पास में आ रहे हैं और तुम्हारा आयनिक कंपाउंड बन रहा है तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी, उसको लेटिस एंथैल्पी कहेंगे। फिर वो जो आयनिक यौगिक बन गया ये कौन सी स्टेट में बनेगा, सॉलिड में बनेगा। इस आयनिक यौगिक सॉलिड से वापिस से आयनों को पृथक करके गैसीय स्टेट में ले जाने में जो आवश्यक ऊष्मा होगी उसको भी लेटिस एंथैल्पी कहेंगे। मतलब दोनों ही तरीकों से यह डिफाइन की जा सकती है, या तो आयन बनाने के लिए या आयन से वापस आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए। आप दोनों तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो, या तो इसे ब्रेक करो या इसको बनाओ। दोनों जैसे बॉन्ड एनर्जी कैसे डिफाइन होती है, दोनों रूप में डिफाइन होती है। बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो ऊष्मा आवश्यक होगी, उसको बोलते हैं, वो पॉजिटिव साइन में लेते हैं हमेशा। और यदि बना रहे हो बॉन्ड कहीं पर तो वैसी बात है वो साइन नेगेटिव हो जाता है। तो यहां पर भी इसी तरीके से हम जो है वह लेटिस एंथैल्पी को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसको ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, बॉर्न-हेबर साइकिल, वो भी अभी मैं बताऊंगा। बॉर्न-हेबर चक्र की द्वारा, इस पर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस में, द्वारा इसे ज्ञात किया जाता है, इसे ज्ञात किया जाता है। और ये बॉर्न-हेबर साइकिल किस पर आधारित होती है, हेस नियम पर आधारित होती है। BH साइकिल, बॉर्न-हेबर साइकिल जो होती है ना वह हेस लॉ पर आधारित होती है, अभी बता देंगे। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल आमिर, जो टन सीरीज भी आपकी चल रही है ना वो भी ऐसी है जिससे क्वेश्चन आ जाए। वो ऐसी नहीं है कोई हाई फाई चीजों को करवाना या मुझे क्या कितना आता है वो बताना, वैसा नहीं है, कोई उद्देश्य हमारा नहीं है। वो सीरीज को भी आप अच्छे से ईमानदारी से फॉलो करना। यदि आपके पेपर में किसी चैप्टर से टफ क्वेश्चन आता है ना, टफ इन द सेंस कि जो थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर होगा, तो वो उस हिस्से से आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल अभी भी जो क्वेश्चन मैं उस टर्न सीरीज में करा रहा हूं वो एसोसिएटेड है, आपको कई जगह मॉड्यूल में बुक्स में मिल जाएगी वो चीजें। वो सारा एनालिसिस करने के बाद ही उसको 1 घंटे के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। तो यहां ये बॉर्न-हेबर साइकिल जो है वो हेस लॉ पर आधारित है। अब ये साहब कैसे हेस लॉ पर आधारित है उसको समझिएगा थोड़ा सा, है ना। देखो एग्जांपल से देखते हैं, NaCl को बनाना है तुम्हारे को लेटिस एंथैल्पी, तो इसको कैसे डिफाइन करते हो। देखो NaCl के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे डिफाइन होगी मुझे बताइए। हीट ऑफ फॉर्मेशन तुमने पढ़ा है अच्छे से भली और भांति, ये है ऐसे डिफाइन होगी ना। ये क्या हो गई, दिस इज द डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ NaCl। क्यों, 1 मोल बन रहा है उसके घटक तत्वों से बन रहा है। घटक तत्व कौन सी स्थिति के अंदर है, अपनी
मानक स्थिति में है। अच्छा, अब इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं लेटिस एंथैल्पी को इंक्लूड करते हुए। ध्यान से देखना, इसको पहले मैंने गैस में बदला, इसमें जो हीट लगती है, थोड़ा थोड़ा गैप देके लिखता हूं, इसको मैंने गैस में बदला, इसमें जो हीट लगती है वो क्या कहलाती है, डेल्टा सब्लिमेशन कहलाती है। फिर इससे Na प्लस गैस, इसमें जो एनर्जी लगती है वो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। अब इससे Cl गैस बनाया, ये जो है ना वो बॉन्ड एंथैल्पी डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, क्योंकि आधा मोल है, पूरा मोल होता तो बॉन्ड एंथैल्पी डिफाइन हो जाती है, अब आधा मोल है तो बाय 2 करना पड़ेगा। और Cl से Cl माइनस गैस बनाएंगे तो इसमें जो एनर्जी का चेंज होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाएगा, और इनसे ये बनना ये लेटिस एंथैल्पी कहलाएगा, ये लेटिस एंथैल्पी होगा। अब यहां पर साहब लग जाएगा कौन, हेस लॉ लग जाएगा। हेस लॉ क्या कहेगा, ये जो हीट है वो इन सभी हीट के योग के बराबर होगी ना। हेस लॉ क्या कहेगा कि डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन को किसके बराबर कहूंगा, डेल्टा एच सब्लिमेशन के प्लस आयनाइजेशन एनर्जी के प्लस बॉन्ड एनर्जी डिवाइड बाय 2 के प्लस डेल्टा EgH के और प्लस लेटिस एंथैल्पी के। तो यहां पर यदि मुझे बाकी सारे मान पता है तो मैं यू निकाल सकता हूं, ठीक है। समझ रहे हो प्रभु, देख लीजिए। Have we got my point that how we can use this Hess law or the Born-Haber cycle to find out the lattice enthalpy? Lattice enthalpy को निकालने का क्या तरीका यहाँ अडॉप्ट हो सकता है, क्या इसमें कहीं कोई शक है किसी प्यारे बच्चे को? How we can find out the lattice enthalpy with the help of this Hess law? इस Hess law की सहायता से हम lattice enthalpy को कैसे निकाल सकते हैं, देख लीजिए। यहां तक कोई डाउट है मैं फिर बता देता हूं, लेटिस एंथैल्पी को डिफाइन कैसे करते हैं। दो विपरीत आवेशित आयनों के परस्पर निकट आकर आयनिक यौगिक निर्माण में मुक्त ऊष्मा या एक मूल आयनिक यौगिक से आयन को सेपरेट करने में मुक्त ऊष्मा लेटिस एंथैल्पी कहलाती है। और ये पहले भी हम डिफाइन कर चुके हैं जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा करते थे। और उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बॉर्न-हैबर चक्र का यूज करते हैं, जो किस पर आधारित होती है, बॉर्न-हैबर चक्र किस पे आधारित होती है भाई, बॉर्न-हैबर चक्र आधारित होता है हेस नियम पर, हेस नियम पर वह आधारित होता है। अब इस पर सवाल कैसा आया हुआ है, शक्ल दिखा दो साहब एक बार, ये रहा। दिस इज द सवाल ऑफ जेईई मेंस बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट जो हमने अभी बताया। ये वो सवाल है जो जेईई मेंस में आया है। इसमें देखो क्या कह सकता हूं मैं इसके सॉल्यूशन में, कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ KCl शुड बी इक्वल टू हीट ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइड बाय 2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लैटिस एंथैल्पी, है कि नहीं। इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमको मिसिंग लग रही है, तो वो भी मिसिंग नहीं है, उसकी वैल्यू यहां लिख देता हूं, डेल्टा EgH फॉर Cl। वैसे तो ये इतनी पॉपुलर है पर याद तो कैसे होगी फिर भी, 348.6 किलो जूल, ये आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। बस अब क्या करना है, सारे मान तो दे रखे हैं, सबरे मान तो तुमको दे रखे हैं भैया। डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन इज गिवन टू यू, दैट इज माइनस का 436.7। डेल्टा एच सब्लिमेशन कितना होगा 89.2। आयनाइजेशन एनर्जी कितना होगा 419 होगा। बॉन्ड एंथैल्पी कितना होगा 243 डिवाइड बाय 2 होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब ये माइनस है तो माइनस ही यूज करना पड़ेगा ना मेरे भाई, +6 होगा। लेटिस एंथैल्पी यहां से निकल जाएगी, देख लो साहब। प्लस माइनस का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। प्लस का मतलब हीट लग रही है, माइनस का मतलब निकल रही है, और क्या भाई। जब डेल्टा एच का साइन प्लस होता है इसका मतलब ऊष्माशोषी प्रक्रम है, डेल्टा एच का साइन माइनस होता है मतलब ऊष्माक्षेपी है। प्लस दी होती तो प्लस ही यूज करनी होती है, माइनस दी होती तो माइनस ही यूज करनी होती है, क्योंकि वह अलग अलग तरह से चीजों को दिखाती है। जैसे
यहां पर माइनस साइन है तो इसका मतलब ये हीट निकल रही है, ये बाकी प्लस है इसका मतलब लग रही है। कोई डाउट? ठीक है ना? सही है ना मामला? हो गया नहीं प्रश्न? कुछ भी डिफिकल्ट जैसा नहीं है, आसान है बिल्कुल ये प्रश्न। तो यह प्रश्न बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ये एक डेल्टा है, इसमें लेटिस एंथैल्पी वाला एक प्रश्न और दे रखा है, इसको भी देख लो। ये लेटिस एंथैल्पी और डेल्टा एच सोल्यूशन दिया हुआ है। डेल्टा एच सोल्यूशन हमने अभी कराया नहीं है, मैं बता दूंगा। डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ NaCl, देखो मैं बता देता हूं, चलो पहले डेल्टा एच सोल्यूशन में करवा देता हूं, नहीं तो फिर वो कंफ्यूजन ही बना रहेगा। देखो अगली टाइप की हीट जो हम बात कर रहे हैं, डेल्टा एच सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। देखो इसका क्या मतलब होता है, 1 मोल यौगिक को जल में घोलने पर, जल में पूर्णतः घोलने पर, या जल में आप जितना घुलता है उतना घुल जाए ना, कॉमन सेंस है वो, तो जितना घुलेगा उतना ही तो घोलोगे। हुआ ऊष्मा का बदलाव, ऊष्मा परिवर्तन क्या कहलाता है? विलयन की ऊष्मा कहलाता है। डेल्टा एच सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है जी, क्या मतलब है इसका बताता हूं। इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं ना, देखिएगा, ये मैंने लिया NaAb प्रकार का कोई आयनिक यौगिक सॉलिड स्टेट में। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, एक आयनिक कंपाउंड है, मान लेते कोई सॉल्ट है AB। उससे पहले मैं ये बनाऊंगा, यहां जो एनर्जी का चेंज है, बदलाव है, लेटिस एंथैल्पी, ये पॉजिटिव सेंस में होगी कि नहीं होगी? अब अरे ब्रेक करना है ना, तो इसका साइन कौन सा लोगे? पॉजिटिव। ब्रेक करना है ना आयनों में, ठीक है ना। और इससे ये बनाऊंगा मैं वाटर डाल के, इसको क्या कहूंगा? इसको मैं कहूंगा हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ आयंस। आयनों की हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसको मैं बोल सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल बोल सकता हूं। और इस पूरे को मैं क्या बोल सकता हूं? डेल्टा एच सॉल्यूशन बोल सकता हूं। देख लीजिए, ये तुम्हारा लेटिस एंथैल्पी है, ये तुम्हारा हाइड्रेशन एंथैल्पी है कि नहीं साहब? बिल्कुल है। और ये जो पूरा लिखा है ना, वो डेल्टा एच सॉल्यूशन है। हेलो मोहिनी गोस्वामी, कोई डाउट इसमें? यहां तक की बातों में कहीं किसी प्रकार का कोई शक व शुबा आपको नहीं होगा? दैट वी हैव द लेटिस एंथैल्पी एंड देन वी हैव दिस हाई डेल्टा एच सॉल्यूशन। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी जा रही है, इसको सीधा करने की जरूरत है। ये हमने कर दिया इसको सीधा। अब मैं क्या कह सकता हूं? एज पर अवर हेस लॉ, हेस नियम के अनुसार मैं इसे क्या कह सकता हूं कि डेल्टा एच सॉल्यूशन शुड बी इक्वल टू द लेटिस एंथैल्पी प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन। ये डेल्टा एच हाइड्रेशन लिख दो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। जल योजन ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये किस सेंस में है? पॉजिटिव। ये किस सेंस में है? नेगेटिव। अब ये किस सेंस में होगी? डिपेंड करता है कि ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है। जैसे बच्चों ध्यान से देखना यहां पर कि यदि लेटिस एंथैल्पी का मान ज्यादा हुआ डेल्टा एच हाइड्रेशन से, तो इसका मतलब डेल्टा एच सॉल्यूशन का मान पॉजिटिव होगा। यह कंपाउंड इनसॉल्युबल कहलाता है। यह आपका सॉल्युबल का केस नहीं है, क्योंकि आपको हीट देना पड़ेगा। नॉर्मल टेंपरेचर कंडीशन में यह सॉल्युबल नहीं है। और यदि लेटिस एंथैल्पी छोटी हुई हाइड्रेशन एंथैल्पी से, यानी कि फाइनली हीट निकल रही हो, तो उस समय डेल्टा एच सॉल्यूशन का जो साइन है वो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये जो आयनिक कंपाउंड है वो आपका कैसा होगा? सॉल्युबल होगा। जब किसी प्रक्रम में हीट निकल रही है तो वो कार्यक्रम तो हो जाता है। आंसर मुझे ध्यान नहीं बेटा, आप कर लो। गुणे माइनस प्लस ही करने, गुणे भाग भी नहीं करने इसमें। तो
क्या क्लियर है? ये स्पष्ट है? लेटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी दोनों के सम के बराबर डेल्टा एच सोल्यूशन आया। कैसे डिफाइन किया? बहुत सिंपल बात है कि मैं जैसे नमक लेता हूं, नमक को पानी में घोलूंगा तो उसके अंदर एक तो ये प्रोसेस डिफाइन होगा, उसकी लेटिस एंथैल्पी, दूसरा हाइड्रेशन होगा, इन दोनों का योग करेंगे तो ये लेंगे। हाँ, लेटिस एनर्जी को पॉजिटिव क्यों लिया? क्योंकि लगने वाली ऊष्मा के रूप में डिफाइन हो रही है। कैसे पता चलेगा? भाई आयनों को जब दूर कर रहे हो तो आयनिक कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हो, इसका मतलब ऊष्मा लगेगी, तो ये पॉजिटिव सेंस में। और हाइड्रेशन में हमेशा ही ऊष्मा निकलती है। हाइड्रेशन जब किसी का होता है मतलब जल के अणुओं द्वारा घेर लिया जाता है जब आयनों को, तो हमेशा ऊष्मा निकलती है। ये हमेशा नेगेटिव होती है निकलने वाली, और ये दोनों तरह से डिफाइन हो सकती है। यहां पॉजिटिव सेंस में डिफाइन होगी। ये मैंने समझाया है अभी कुछ मिनट पूर्व ही मैंने ये बात समझाई है। ये देख लो कि जब आयनिक यौगिक बनता होता है तो निकली ऊष्मा लेटिस एनर्जी कहलाती है, और जब ब्रेक कर रहे होते हैं तो आवश्यक ऊष्मा, जब ऊष्मा आवश्यक है तो साइन पॉजिटिव लगता है, निकलती है तो नेगेटिव लगता है। इस वजह से समझ रहे हो भैया, बड़े भैया? अब देखो इस पर प्रश्न कैसा आया हुआ है तुम्हारे जेईई मेंस में। देखो, लेटिस एंथैल्पी एंड डेल्टा एच सॉल्यूशन ऑफ NaCl आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, बहुत सम्मान करते हुए। देन व्हाट इज द डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ NaCl? डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ NaCl क्या होगा? डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ NaCl क्या होगा? यह हमसे पूछा गया है यहां पर, है ना? सरल सवाल, डायरेक्ट हो सकने वाला सवाल है, कर सकते हो तुम धां धूम तरीके से। कैसे? देखो, देखना इसको, क्या करोगे भाई? अभी मैंने ये जाना, तुमने जाना, मेरे को तो मालूम था। डेल्टा एच सोल्यूशन बराबर लेटिस एंथैल्पी प्लस ये होता है, ठीक है ना? कर लो इसको, तो ये तो हाथों हाथ कॉपी पेन लेके बैठो ना, फटाफट कर दो। अब डेल्टा एच सोल्यूशन कितना दे रखा है? 4 किलो जूल। साइन तो कुछ ही नहीं दे रखा, तो मैं पॉजिटिव ही लूंगा। लेटिस एंथैल्पी का साइन क्या दे रखा है? 788। पूछा है डेल्टा एच हाइड्रेशन, तो यहां से वी कैन गेट द डेल्टा एच हाइड्रेशन, that is coming out to is 4 minus 788 माइनस का 784 किलो जूल। ठीक है जी, उम्मीद है आपने समझा जो मैंने कहा, जो मैंने कहा वो आपने समझा। अजी वाह वाह वाह, ये तो गाना हो गया ना। माइनस का 784 बिल्कुल करेक्ट है, माइनस का 784 किलो जूल इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी ये प्रश्न जो है ना वो अलग तरीके से भी पूछा जाता, मैं बताता हूं, थोड़ा सा घबराना नहीं उसके अंदर। अभी मैं आपको समझाता हूं कि ये प्रश्न को एक और तरीके से पूछा जाता। मैं डायरेक्ट प्रश्न से उस बात को करवाऊंगा, वैसे मैं उसको 30 वाले क्वेश्चंस में भी अपने शामिल करूंगा, बट स्टिल एक बात देख लीजिए, जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको देखना है। प्रश्न के द्वारा मैं मामला समझा रहा हूं, मुंह आमला समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। मान लेते हैं ये MSO4 सॉलिड है, बहुत ध्यान से इस प्रश्न को देखना प्रभु। MSO4.XH2O सॉलिड, ये एनहाइड्रस सॉल्ट कहलाता है और ये हाइड्रेटेड सॉल्ट कहलाता है। इनकी भी एक कहानी है ना। हेतु विलयन ऊष्मा, ध्यान से देखना इस प्रश्न को, घबराने की जरूरत नहीं है। विलयन ऊष्मा क्रमशः X व Y किलो जूल प्रति मोल हो तो MSO4 सॉलिड की जल योजन ऊष्मा क्या होगी। यहां जल योजन ऊष्मा का तात्पर्य है
कि MsO4 एनहाइड्रस से MsO4.XH2O को बनाना। यहां जल योजन ऊष्मा इस रूप में डिफाइन हो रही है, ठीक है ना। देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं क्लियर बता देता हूं, देखना बहुत ही ध्यान से इस प्रश्न को देखना, तो उसके बाद तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल जो है वो आबाद हो जाएगी, ठीक है। देखो ध्यान से, इधर आओ। MsO4 सॉलिड से बनाया MsO4.XH2O, ये भी सॉलिड। ये सर कैसे सॉलिड H2? अरे भाई नहीं देखा जिंदगी में तुमने कापर सल्फेट? नहीं होता ऐसा। कापर सल्फेट तो देखो ना, कापर सल्फेट बचपन से देख रहे हो ना, ये क्रिस्टलाइन वाटर होता है ना, तो ये सॉलिड ही होता है, कौन से गीला हो जाता है। ये क्रिस्टलाइन वाटर होता है, इसके क्रिस्टल के अंदर खाली जगह में फंसा हुआ जल का अणु है, तो इसलिए ये इसकी स्टेट चेंज नहीं करता है, ये सॉलिड है। क्रिस्टल तो सॉलिड ही होगा ना। हम क्या कह रहे हैं, क्रिस्टल में फंसा हुआ क्रिस्टलाइन वाटर, क्रिस्टलाइन वाटर आता, क्रिस्टल तो सॉलिड ही होगा। दिस इज क्रिस्टलाइन वाटर मीन सॉलिड ओनली, ठीक है साहब। और इससे इसको जब जल में घोल देंगे ना तो बन जाएगा MsO4 एक्वस। देखो अब समझना साहब, वो तो पानी से ही बनेगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं। ये जो हीट है ना बेटा, इसको ही बोलेंगे डेल्टा H हाइड्रेशन फॉर दिस पर्टिकुलर सॉल्ट। ये एनहाइड्रस सॉल्ट है, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है। इसको क्या बोलते हैं अपन? अंग्रेजी में बोलते हैं इसे एनहाइड्रस, और इसे क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट। इसलिए हीट ऑफ हाइड्रेशन कहलाएगी। अभी एक हीट ऑफ हाइड्रेशन NaCl की देखी थी, जब वो आयनों में बट रहा था, वो फॉर NaCl या आयनों की हीट ऑफ हाइड्रेशन है। ये एनहाइड्रस से हाइड्रेटेड बनाने की है, हाइड्रेटेड सॉल्ट। और यहां इसे क्या कहेंगे? इस चीज को हम क्या डिफाइन कहेंगे? इस चीज को हम क्या बोलेंगे? दिस इज डेल्टा H सॉल्यूशन फॉर हाइड्रेटेड सॉल्ट। एंड इसे क्या डिफाइन करेंगे? इसे कहेंगे डेल्टा H सॉल्यूशन फॉर एनहाइड्रस सॉल्ट। देख लो, एनहाइड्रस सॉल्ट, डेल्टा H सॉल्यूशन फॉर एनहाइड्रस सॉल्ट। अब मैं ऐसा लिख सकता हूं साहब तुम्हारे, ये जो है ना MsO4 सॉलिड की ये जो वैल्यू है वही कितनी दे रखी है, ये जो वैल्यू है वो तुमको X दे रखी है, ये जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? Y दे रखी है। और वो पूछिए तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि X बराबर Y प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन। तो यहां से वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा H हाइड्रेशन, वो बराबर हो जाएगी X माइनस Y। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। X माइनस Y, कोई आपत्ति आए इसमें मेरे भाई? ये कनेक्शन क्लियर है? ये कनेक्शन क्लियर है? मैं और यहां स्पष्ट बता देता हूं, कोई कंफ्यूजन ना हो। देखना, MsO4 सॉलिड से MsO4.XH2O सॉलिड जब बनता है तो इसे कहते हैं डेल्टा H हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट। पहली बात। दूसरी बात, MsO4 सॉलिड से सीधा तुम MsO4 एक्वस बनाओगे तो इसे कहते हैं डेल्टा H सॉल्यूशन फॉर एनहाइड्रस सॉल्ट। देख लो, एनहाइड्रस सॉल्ट का मतलब होता है निर्जल लवण। और MsO4.NH2O या XH2O सॉलिड से यदि तुम बनाते हो MsO4 एक्वस तो इसे कहते हैं डेल्टा H सॉल्यूशन फॉर हाइड्रेटेड सॉल्ट। देख लो, ठीक है। क्लियर?
कोई डाउट है इसमें? ठीक है ना, तीनों टर्म्स तुम्हारी क्लियर है ना? तीनों टर्म्स के बारे में मैंने स्पष्ट ही रूप से तुम्हें बता दिया है ना। तीनों ही पदों के बारे में स्पष्ट ही रूप से आपको बता दिया गया है, कहीं कोई इसमें शक नहीं होगा कि कैसे हम डिफाइन करते हैं हाइड्रेशन को। हाइड्रेशन फॉर द एनहाइड्रस सॉल्ट के लिए, डेल्टा एच सॉल्यूशन को, डेल्टा एच सॉल्यूशन फॉर हाइड्रेटेड एज वेल एज एनहाइड्रस सॉल्ट दोनों के लिए किस तरीके से हम यहां पर इसे डिफाइन करते हैं आप देख सकते हो, इसे आप देख सकते हो। ठीक है ना? नहीं, आपको एनसीईआरटी में आंसर करने के बाद में एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको थ्योरी फॉलो करना है, 30 प्रश्न फॉलो करने हैं और स्पेशल 20 फॉलो करना है। यदि इन शर्तों का पालन कर रहे हो तो देयर इज नो नीड टू गो फॉर द एनसीईआरटी, क्योंकि थ्योरी में यदि कोई चीज रह जाती है तो वो मेरे 29 प्रश्नों में नहीं तो फिर 20 प्रश्नों में कवर होगी। इसीलिए कह रहा हूं कि अकेले थ्योरी का तो मैं नहीं कहता, अकेले थ्योरी प्लस 30 + 20 50 सवाल यदि आपने कर लिए हैं, उसके बाद आपको कोई जरूरत नहीं है एनसीईआरटी की, वो सब कवर उसमें हो जाएगा, कुछ छोड़ा नहीं होगा। क्योंकि 30 प्रश्न बनाते समय भी मैंने पूरा एनसीईआरटी किया, पूरा खुद से पढ़ा और उससे प्रश्न बनाए। 20 प्रश्न बनाते समय भी पूरा एनसीईआरटी फिर कवर किया। अब उस 50 उसमें से फिर भी यदि कोई रह जाता है तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो काम का ही नहीं होगा, इसीलिए नजरों में नहीं आया, अदरवाइज कैसे आएगा। अच्छा, थ्योरी पढ़ाते वक्त भी उसको देखा गया तब भी वो समझ नहीं बना, तो इसका मतलब वो नहीं बनेगा फिर। हेलो ललित, समझ रहे हो ना? फिर वो प्रश्न काम का ही नहीं है, ये मान चले आप। क्योंकि इतनी बार फिल्टर होने के बाद में यदि कुछ रह जा रहा है तो उसको रहने दीजिए, वो वाली बात होती है। कितने राउंड लगे होंगे, 30 में लगा, 20 में लगा, और एक बार थ्योरी के लिए भी बुक देखी जाती है, तो उसके बाद तो फिर क्या ही बचता है बताओ? सही बात है, ठीक है जी। तो मतलब जरूरत है नहीं इसका, सीधा फिर तात्पर्य यही निकल कर आता है कि उसको करने की आवश्यकता ही नहीं बचती है। क्लियर? यस। तो आज 50वां सेशन है, जरूर हम आपसे हल्की सी चर्चा करना चाहेंगे कि कैसा आपको लग रहा है। जरूर आपके कमेंट में पढ़ना चाहूंगा कि कैसा लग रहा है इस महासागर 3.0 में, और 2.0 से क्या बदलाव आपको कुछ महसूस होता है कि पिछले साल से हमने इसको अपग्रेड किया है कि नहीं किया है, या आपको कुछ बेहतर महसूस होता है। पिछले साल की थ्योरी भी आप देख सकते हो, पर उसमें क्वेश्चंस आपको ये सब नहीं दिखाई देंगे। जो भी बच्चा फॉलो कर रहा था उसको पता होगा कि इनमें से आपको लगभग एक भी प्रश्न पिछले साल वाले में नहीं दिखेगा। आज की डेट में मैंने जो बताए हैं, जो जेईई मेंस लिख करके बताएं, ऑब्वियस सी बात है, उसमें से कोई भी प्रश्न आपको लास्ट ईयर नहीं दिख रहा होगा। तो जरूर हमने इसको अपग्रेड करने की पूरी कोशिश की है। आज 50वां सेशन है तो 2-5 मिनट आपसे डिस्कस कर लेते हैं। और कोई चीज आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हो। अभी मेरी तरफ से आपके लिए 4 दिन जो है वह चल रहा है एनसीईआरटी महासागर, एक दिन आपके लिए चल रहा है स्पेशल 20 और एक दिन आपके लिए चल रहा है टर्न सीरीज, दैट इज टॉपिक्स आउट ऑफ एनसीईआरटी। ये आपके लिए पूरा वीक का प्लान अभी हमारा चल रहा है। जैसे इनमें से कुछ भी कंप्लीट होगा, देखिए ऑब्वियस सी बात है, स्पेशल 20 अपना सबसे पहले कंप्लीट होगा। स्पेशल 20 में लगभग 15 टॉपिक का दे चुका हूं, 5-6 टॉपिक और शेष रह गए हैं। तो लगभग ये आपका नवंबर आते आते जो है स्पेशल 20 आपका नवंबर तक तो स्पेशल 20 कंप्लीट हो जाएगा। समस्त चैप्टर सहित नवंबर में आपका स्पेशल 20 में कंप्लीट कर दूंगा। स्पेशल 20 मतलब 20 प्रश्न जो कि एनसीईआरटी से निकाले गए सभी चैप्टर के आपको करा दिए जाएंगे। और लास्ट में जब आपका एग्जाम आएगा तो संजीवनी सीरीज फिर से आएगी, और उसमें इस बार 30 + 20 50 सवाल होंगे। 20 टॉपिक के 50 सवाल मतलब 1000 क्वेश्चन आपको लास्ट में करा दिए जाएंगे। पिछली बार ही कुछ लगभग सारे ही क्वेश्चन कवर हुए थे संजीवनी से, तो इस साल तो हो नहीं है ना, क्योंकि उसमें 20 और ऐड हो गया, तो 1000 क्वेश्चन का लास्ट में एक सीरीज आ जाएगा। तो आपको मालूम है संजीवनी सीरीज जब आती है तो वो 6 पार्ट के अंदर आती है। 11th का फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, 12th का फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, उसके सबके सारे 50 क्वेश्चन मैं वापस रिपीट करा दूंगा। तो वो जो क्लासेस होगी वो आपकी वो लास्ट एंड फाइनल जो एग्जाम की प्रिपरेशन के ठीक पहले सारा सिलेबस रिवाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। ठीक है ना, बहुत ज्यादा वह मददगार होंगी। लास्ट में जो वह संजीवनी सीरीज है वो इस बार फिर से मैं लेकर आऊंगा, जिसमें ये 50 क्वेश्चन का आपको इनपुट पूरा दे दिया जाएगा। इस दौरान पीवाईक्यू की भी डिस्कशन करेंगे, और आपको पता है कि
कुछ ना कुछ तो दिमाग चलाते ही रहते हैं। हो सकता है कोई नई जो है वो सरप्राइज सीरीज भी देखने को मिल जाए, तो वो भी हम सोच रहे हैं उस बारे में। अभी कुछ तय नहीं है, इसलिए कुछ कहना नहीं चाहूँगा, ठीक है ना। ओके अमीर, बहुत धन्यवाद आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शिम्पी, थैंक्स अ लॉट। आपके कमेंट मैं चाहूंगा कि इस क्लास के बाद भी दिखाई दें। कुछ भी आप इसमें ऐड करना चाहें, तारीफ करना चाहें तो वो कर सकते हैं, बुराई करना चाहें तो मत करना। कुल मिलाकर के जो भी आपको एडिट करना हो, इस सीरीज के बारे में जो भी कहना हो आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी 50वां सेशन है। लगभग आप मान के चलिए 150 सेशन में मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। पिछली बार मैंने शायद 137 में किया था, इस बार जेईई मेंस के क्वेश्चन एक्स्ट्रा शामिल कर रहा हूं, तो इसीलिए लगभग 150 सेशन में 150 घंटे की क्लास में आपका पूरा केमिस्ट्री में एनसीईआरटी महासा में कंप्लीट करा दूंगा, जिसमें जेईई मेंस के पीवाईक्यू भी शामिल है, जिसके अंदर 30 प्रश्न भी शामिल है। और इन 150 से उतने ही क्वेश्चन मिलेंगे जितने तुम 300-400 घंटे कहीं भी पढ़ रहे होंगे ना, तो गारंटी है कि उससे कम नहीं मिलेगा। ज्यादा नहीं मिलेगा, चलो ये भी नहीं कह रहा मैं, लेकिन इन 150 घंटों से उतने ही प्रश्न मिल जाएंगे जितने आप औसतन देखा जाए तो लगभग मुझे लगता है 300 से 400 घंटे के आसपास की केमिस्ट्री पढ़ते हैं टोटल, है ना। क्योंकि कई जगह तो 2-2 केमिस्ट्री भी चलती है एक साथ, 1.5 घंटे की, 1-1 घंटे की 2-2 क्लास भी लगती है, और मिनिमम 1.5 घंटे की क्लास तो लगती है। अपनी तो मैक्सिमम क्लास भी शायद 55 मिनट की ही रहती है, ठीक है। यस बिल्कुल, संजीवनी भी आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे जल्दी ही, है ना। संजीवनी भी मेरी द्वारा लेकर आई जाएगी। हाँ, ऐप में डाउट सेशन श्रवण शनि, बीच में तो ऐसा विचार आया था, अभी कोई अपडेट मुझे उस पर है नहीं। यदि मुझे कहा जाएगा तो मैं 100% तत्पर हूँ। मैं जो है वो, आप भी अपनी मांग रखिएगा, जब भी यदि कोई आपके साथ मीटिंग होती है तो मैं जरूर तत्पर रहूँगा। आपका ऐप में सोल्यूशन के मैं निश्चित तौर पर पक्ष में हूँ। मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर आपके सामने ऐप में सोल्यूशन के लिए हाजिर होऊंगा, ठीक है ना। पर ये डिसीजन वहीं से होगा, और कहा जाएगा तो मैं 100% अवेलेबिलिटी अपनी बनाऊंगा कि मैं ऐप में आपके जितने भी डाउट है वो सब सॉल्व कर सकूं, ठीक है। यस, धन्यवाद पुनीत, श्रवण, अमीर, सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आज के लिए बच्चों इतना ही, और मिलते हैं कल, द लास्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कल का जो सेशन है उससे 2 प्रश्न मिलेंगे, ध्यान रख लेना। कल का सेशन इतना खास है कि उससे 2 प्रश्न मिलेंगे, कि उसमें इतना भयंकर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट शामिल है। कौन सा? एंट्रोपी, और एक कौन सा? गिब्स फ्री एनर्जी, जिससे स्पॉन्टेनिटी का पता चलता है। दोनों ही से ही प्रश्न आता है, तो इसीलिए कल का सेशन आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोनों ही आपके लिए बहुत खास है, दोनों ही आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। 50वीं आज सेशन का विशेष सेशन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, इसी तरह से जुड़े रहें। कल मिलते हैं।